नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम मंथन 24/7 पर। देखिए, आप सभी को पता है मैं आपकी इंडियन पॉलिटिक्स क्लासेस करा रहा हूँ। तो उसी क्लासेस के अंतर्गत आज जो हमारी क्लास है वो है भारत के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। इससे पहले जो हम वीडियोस कर चुके हैं वो संविधान के भाग 4A तक कर चुके हैं, यानी कि हम लास्ट वीडियो जो हमने की थी वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ा था हमने। देखिए, हम क्या क्या पढ़ चुके हैं मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिकैप करा देता हूँ कि हम भारत का संवैधानिक विकास, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, इसके बाद में संविधान के स्रोत वगैरह हम पढ़ चुके हैं और विशेषताएं पढ़ चुके हैं, और इसके बाद में हम प्रस्तावना पढ़ चुके हैं। प्रस्तावना के बाद में आप जो हमारे संविधान के 4 भाग हैं, जिसमें पहला भाग है आपका भारत संघ से रिलेटेड, वो पढ़ चुके हैं। दूसरा आपका नागरिकता पढ़ चुके हैं, और थर्ड वन जो है आपका वो मौलिक अधिकार पढ़ चुके हैं। फिर लास्ट में आता है आपका DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और फिर इसके बाद में पार्ट आता है 4A, जिसके अंतर्गत आते हैं आपके मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़। यहाँ तक हम क्लासेस कर चुके हैं। अगर आपने यहाँ तक की क्लासेस नहीं की है तो इनका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं, और प्लेलिस्ट का लिंक चाहिए तो मैंने आई बटन पर भी लगा दिया है, वहाँ भी आप जाकर देख सकते हैं। आज जो हमारी वीडियो है वो है भारत के संविधान के पार्ट 5 की, ठीक है। अब हम जानने वाले हैं कि पार्ट 5 में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन कौन आते हैं, लेकिन आज जो हमारा टॉपिक होगा ना पार्ट 5 से, वो होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए, अगर मैं आगे थोड़ी सी बात करूँ तो जो संविधान का पार्ट 5 है, पार्ट 5 में 3 चीज़ें हैं, ठीक है। कार्यपालिका, सेकंड वन है आपकी विधायिका, और ये हम जो बात कर रहे हैं ना, ये हम बात कर रहे हैं यूनियन गवर्नमेंट की, और फिर आती है आपकी न्यायपालिका, जिसे हम इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इसे हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। ये 3 पार्ट हैं आपके भारत सरकार के या फिर यूनियन गवर्नमेंट के। तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में अंतर क्या है? विधायिका का मतलब वो है जो कानून का निर्माण करते हैं। कानून का निर्माण कौन करता है हमारे देश में? वो है हमारी संसद, ठीक है। संसद कानून का निर्माण करती है, और इन कानूनों के अनुसार जो कार्य करते हैं या फिर सरकार चलाते हैं उन्हें ही हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, ठीक है। इन्हें हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। इनमें कौन कौन से व्यक्ति आते हैं इन्हें हम पढ़ने वाले हैं। फिर इन्हीं कानूनों के आधार पर लोगों को न्याय दिलाने का काम जो करती है उसे हम बोलते हैं जुडिशरी या फिर न्यायपालिका। तो यहाँ पर हम देखिए किस किस के बारे में पढ़ेंगे। कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे, विधायिका यानी संसद के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा से संबंधित जितने प्रावधान होंगे वो पढ़ेंगे। फिर न्यायपालिका जो कि आपकी यूनियन के बारे में है, वो है आपकी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को पढ़ेंगे, यूनियन गवर्नमेंट की न्यायपालिका, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आपकी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका से संबंधित हैं। चलिए, जो कार्यपालिका में मैंने आपको बताया था 2 प्रकार की कार्यपालिका है। एक तो आपकी संघ की कार्यपालिका यानी कि जो भारत सरकार है उसकी यूनियन एग्जीक्यूटिव। एक होती है राज्यों की कार्यपालिका। जितनी भी स्टेट हैं उनमें भी आप सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट होती है, तो स्टेट की एग्जीक्यूटिव भी होती है और आपकी यूनियन एग्जीक्यूटिव भी होती है। आज जो हम पढ़ेंगे वो यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपकी आती है पार्ट 5 में, और पार्ट 6 होती है आपकी स्टेट गवर्नमेंट जो होती है, ठीक है। इसमें बहुत सारे पार्ट होंगे, वो हम पढ़ने वाले हैं। जैसे देखिए, आपका जो संघ की कार्यपालिका है उसमें कौन कौन आते हैं। फर्स्ट वन इज प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल। अब इसमें आज की हमारी वीडियो प्रेसिडेंट के बारे में होगी, ठीक है। आज हम ये पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो आपकी उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और इन सब से रिलेटेड होगी, ठीक है। तो ये हमारी हो जाएगी फिर आपकी कौन सी, यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में। ये पार्ट 5 आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ कार्यपालिका हुई, फिर इसके बाद हम संसद भी पढ़ेंगे यानी पार्लियामेंट भी पढ़ेंगे। यहाँ ही खत्म नहीं होगा ये पार्लियामेंट के बाद में आपका सुप्रीम कोर्ट। अब जब हम इन चीज़ों को कर रहे होंगे ना, तो ये आपका यहाँ पर सिलेबस पार्ट 5 का खत्म हो चुका होगा। फिर इसके बाद हम पार्ट 6 की तरफ मूव करेंगे। तो पार्ट 6 में जो आपके टॉपिक आते हैं वो है आपके गवर्नर, जो कि स्टेट के गवर्नर होते हैं। चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सॉलिसिटर जनरल। देखिए,
ये सेम आपके यूनियन एग्जीक्यूटिव से मिलते जुलते हैं। जैसे यहाँ पर राज्यपाल होगा, ऐसे यहाँ प्रेसिडेंट है, यहाँ पर मुख्यमंत्री है, ऐसे यहाँ पर प्रधानमंत्री है। जैसे यहाँ वाइस प्रेसिडेंट है, ऐसा कोई उपराज्यपाल का पद नहीं है, जो कि स्टेट में केवल राज्यपाल ही होता है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे मंत्री परिषद होती है, महान्यायवादी होती है, तो यहाँ पर मंत्री परिषद भी होगी और यहाँ पर महाधिवक्ता भी होंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी आपकी स्टेट की, और जो आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यहाँ पर है वो आपकी यूनियन की है, ठीक है। तो ये इस तरह से हम डिफरेंस कर सकते हैं संघ की कार्यपालिका और राज्य की कार्यपालिका में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राष्ट्रपति। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? आज हम पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रपति के बारे में। भारत के राष्ट्रपति के बारे में कौन कौन से प्रोविजंस हम पढ़ने वाले हैं, एक बार मैं थोड़ा सा रिकैप कर देता हूं। तो हम पढ़ेंगे यहाँ पर राष्ट्रपति का निर्वाचन, कि राष्ट्रपति का इलेक्शन किस तरह से होता है, पदावधि क्या है, महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, जो हम राष्ट्रपति को उसके पद से हटाते हैं वो वाली प्रक्रिया, राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं वो वाली पढ़ेंगे हम, अध्यादेश जारी करने की शक्ति क्या है, और इससे रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं वो पढ़ेंगे। वीटो पावर्स भी पढ़ेंगे यहाँ पर, वीटो पावर क्या होती है राष्ट्रपति की, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले आपका जो आता है वो आता है राष्ट्रपति का निर्वाचन यानी इलेक्शन। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि इसमें भारत की जनता सीधे रूप से पार्टिसिपेट नहीं करती। जो भारत की जनता है वो सीधे पार्टिसिपेट नहीं करती है, यहाँ पर उनके प्रतिनिधि पार्टिसिपेट करते हैं। और कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं वो हम अब डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट की जो विधायिका है उसे हम बोलते हैं पार्लियामेंट यानी कि संसद। पार्लियामेंट तीन चीज़ों से मिलकर बनी होती है आपकी। नंबर 1 आपकी लोकसभा, सेकंड वन इज राज्यसभा एंड थर्ड वन इज प्रेसिडेंट। यहाँ पर प्रेसिडेंट का इलेक्शन करना है हमें। अब ये तो हो गई यूनियन की बात। अब हम अगर स्टेट की तरफ चलें तो स्टेट में विधानमंडल जो होता है वहाँ पर 2 होते हैं। एक तो आपका हो गया विधानसभा, ठीक है, एंड दूसरा हो गया आपका विधान परिषद। अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में इनमें से कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं। देखिए, लोकसभा के जितने भी आपके इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, इलेक्टेड मतलब जिनका चुनाव होकर वो यहाँ पर आए हैं। राज्यसभा के जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, देखिए लोकसभा में इलेक्टेड मेंबर्स हैं आपके 543। 2 यहाँ पर पहले आपके एंग्लो इंडियंस भी होते थे, लेकिन उन्हें यहाँ से इस प्रावधान को खत्म करके इसमें एंग्लो इंडियंस के प्रतिनिधित्व को खत्म कर दिया गया लोकसभा में, ठीक है। तो अब 543 मेंबर्स ही हैं। राज्यसभा में आपके मैक्सिमम मेंबर्स कितने हैं? 250, ठीक है, अभी यहाँ पर कम है। तो अगर हम यहाँ बात करें तो इस राज्यसभा में आपके कितने होते हैं? 12 मेंबर्स राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, यानी कि राष्ट्रपति इन्हें मनोनीत करता है। इनके 4 क्षेत्र हैं जिनसे वो मनोनीत करता है, आपको कमेंट में बताने कौन कौन से, ठीक है, ये आपका कार्य है। अब यहाँ के निर्वाचित सदस्य इलेक्टेड मेंबर्स, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स और स्टेट की विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर्स। तो यहाँ पर इन तीनों के जो सदस्य हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। विधान परिषद के सदस्य क्यों पार्टिसिपेट नहीं करते? इसका कारण है क्योंकि ये हर एक स्टेट में विधान परिषद तो है नहीं, ठीक है, कुछ ही स्टेट में, तो इस वजह से इस समान राज्यों से समान प्रतिनिधित्व रखने के लिए विधान परिषद से सदस्यों जो होते हैं वो पार्टिसिपेट इस चुनाव में नहीं करते। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात जो आती है कि इसमें इलेक्टेड मेंबर्स ही क्यों लेते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स क्यों पार्टिसिपेट नहीं करते? तो इसका कारण ये है कि जो राज्यसभा में 12 मेंबर्स मनोनीत किए जाते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। तो राष्ट्रपति अगर ये पार्टिसिपेट करते तो राष्ट्रपति उन्हीं लोगों को यहाँ पर मनोनीत करता जो उन्हें फायदा पहुँचाते, ठीक है। तो चुनाव लड़ने के लिए आगे मान लीजिए कोई एक राष्ट्रपति है, उसे दोबारा चुनाव लड़ना है, तो वो उन्हीं मेंबर्स को नॉमिनेट करता जिससे उनका वोट बैंक बढ़ सके, ठीक है। तो इस वजह से मनोनीत यहाँ पर सदस्य भाग नहीं लेते हैं। प्लस इसके साथ साथ आपके भारत में 8 यूटीज़ हैं, यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश। तो इनमें से जो 2 हैं आपके, एक तो दिल्ली एंड सेकंड वन इज पुडुचेरी। इनके विधानसभाओं के नॉमिनेटेड मेंबर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। और ये प्रावधान जो जोड़ा गया था आपका, मैं रफ कर देता हूं उसे, जो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी के जो विधानसभा के सदस्य हैं पार्टिसिपेट करेंगे,
यानी इलेक्टेड मेंबर्स, वो 70वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किसके द्वारा 1992 के द्वारा ये प्रावधान किया गया था कि यहाँ के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका राष्ट्रपति के इलेक्शन से संबंधित आपके निर्वाचक मंडल। ठीक है, अब बात आती है, देखिए यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ आपको कि राष्ट्रपति जब अपने चुनाव के लिए पर्चा भरेगा, ठीक है, इलेक्शन में कोई भी अगर कैंडिडेट है पार्टिसिपेट करेगा या फिर खड़ा हो चुनाव में, तो उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसके 50 तो प्रस्तावक होने चाहिए और 50 होने चाहिए आप उसके अनुमोदक, यानी कि 50 लोग तो उसके सपोर्ट में आने चाहिए कि हाँ भाई ये हम इन्हें चुनाव लड़ाना चाहते हैं, और 50 लोग उसका अनुमोदन करें, यानी कि इन्हें वेरीफाई करें कि हाँ हम भी इनके साथ हैं। तो इस तरह से 100 लोगों की ज़रूरत होती है। ये 100 मेंबर्स आपके संसद से भी हो सकते हैं, संसद प्लस राज्य की विधानसभाओं से मिलाकर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके 2 जगह से मिलकर हो सकते हैं, लेकिन शुरुआत में 50-50 का प्रावधान नहीं था। तो अगर हम पढ़ें शुरू में, सबसे पहले 1952 में एक प्रस्तावक की आवश्यकता थी और एक ही आपका अनुमोदक। ठीक है, जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं। लेकिन 1974 में इनकी संख्या बढ़ाकर कर दी गई 10, यानी 10 प्रस्तावक और 10 अनुमोदक। 1997 में इन प्रस्तावकों और अनुमोदकों की संख्या कर दी गई 50। ठीक है, तो ये आपके प्रस्तावक और अनुमोदक होते हैं कि कितने कितने चाहिए राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए। अब बात करते हैं हम राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। देखिए मैं आपको बता चुका हूँ कि कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। देखिए शेप तो मैंने कुछ और बनाई थी, यहाँ पर कुछ और हो गया। फर्स्ट हाउस यानी कि आपका लोकसभा, इसे हम राज्यसभा बोलता हूँ क्योंकि इसे अपर हाउस भी बोलते हैं हम राज्यसभा को। राज्यसभा हो गई। लोअर हाउस यानी कि आपकी लोकसभा, इसके इलेक्टेड मेंबर्स दोनों के, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड। राज्य की विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर्स प्लस दिल्ली एवं पुडुचेरी की विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर्स, ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है वो हम बात करें तो उसका चुनाव होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं कि ये प्रोसीजर होता क्या है। देखिए मान लीजिए प्रेसिडेंट के पद के लिए 3 मेंबर्स खड़े हुए हैं, ठीक है, 3 कैंडिडेट हैं। अब होता क्या है, इस मत पद्धति में अगर 3 मेंबर्स हैं, मैं आपको यहां पर ए, बी और सी करता हूं, ए, बी एंड सी। अब इसमें होता क्या है कि जब व्यक्ति कोई वोट डालने जाएगा तो उसे बैलेट मिलेगा। उस बैलेट पर इन तीनों मेंबर्स को प्रेफरेंस देनी होगी, यानी कि इन तीनों को ही वोट देनी होगी। तीनों को वोट किस तरह से, तो इसमें चॉइस होगी कि फर्स्ट प्रेफरेंस पर वो किसे रखेगा, यानी उसकी राष्ट्रपति के पद के रूप में पहली चॉइस कौन है, सेकंड चॉइस कौन है और थर्ड चॉइस कौन है। मान लीजिए किसी व्यक्ति की फर्स्ट चॉइस जो है आपका बी जो है फर्स्ट चॉइस है, तो बी पर यहाँ राइट निशान लगाएगा। ए सेकंड चॉइस है तो सेकंड पर यहाँ निशान लगाएगा, और सी थर्ड है तो यहाँ पर थर्ड पर निशान लगाएगा। तो ये आपकी प्रेफरेंस होगी इस तरह से। अब होता क्या है कि जो राष्ट्रपति के पद के लिए जो लोग खड़े हैं तो उन्हें कुछ वोट प्राप्त करनी होती है कि जब ही वो राष्ट्रपति बनेंगे। अगर उससे कम वोट मिलती हैं तो वो राष्ट्रपति नहीं बनेंगे। तो एक होती क्या है, वो होती है कुल वैध मत, यानी कि जितनी वैलिड वोट होंगी अपॉन राष्ट्रपति के पद, यानी कि राष्ट्रपति का पद तो भारत में एक ही है जिस पद के लिए चुनाव हो रहा है, +1 और यहाँ पर +1। इससे जो वैल्यू निकल कर आएगी, इतने वोट एक मेंबर को भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए चाहिए। तो यहाँ से हम वैल्यू वो निकाल सकते हैं कि कोटा कितना है राष्ट्रपति के पद के लिए। इस वोट कोटा का आपको वोट प्राप्त करनी होंगी, लेकिन अगर नहीं मिलती है, मान लीजिए कि अब होता क्या है कि ए, बी एंड सी, इन्हें 40% वोट मिली, इन्हें आपकी 35% मिली और इन्हें 25% मिली। कितना बैठ रहा, सही है, ठीक है। तो अब वोट ऐसी मिली कि इन्हें कोई भी इनमें से प्रेसिडेंट बन नहीं सकता, क्योंकि उन्हें वैलिड वोट्स जो हैं उसके कोटा पूरा नहीं मिला।
तो होता क्या है कि जो इसमें सबसे कम परसेंटेज वाला जो कैंडिडेट होगा वो अपने आप आउट हो जाएगा, यानी कि अब यहाँ वोटों का ट्रांसफर, संक्रमण होगा, ठीक है। इसी वजह से उसे संक्रमण पद्धति बोलते हैं। यहाँ वोटों का ट्रांसफर होगा। अब देखिए सी वाले में, अब जैसे यहाँ देख पा रहे होंगे ए, बी और सी 3 पद थे, तो सी में यहाँ पर पहली प्रेफरेंस तो ये है, हर एक में 25% लोगों ने यहाँ पर सी को फर्स्ट प्रेफरेंस दी। लेकिन अब फर्स्ट प्रेफरेंस की तो बात ही खत्म हो गई, अब बात आती है सेकंड और थर्ड प्रेफरेंस की। यानी सेकंड प्रेफरेंस पर बी को सिलेक्ट किया और थर्ड पर आपका ए को सिलेक्ट किया। तो अब हम देखेंगे कि इस सी को जो सेकंड और थर्ड प्रेफरेंस मिली है वो क्या है। यानी 25% लोगों ने जब सी को फर्स्ट माना था तो उन्होंने इसी के साथ साथ बी को सेकंड माना था, यानी कि बी को 20% लोगों ने सेकंड माना, सेकंड प्रेफरेंस दी, और ए को 5% लोगों ने सेकंड प्रेफरेंस दी। तो ये वोट आपकी ट्रांसफर हो जाएंगे यहाँ पर। तो ये 35 का हो जाएगा 55 और इस 40 का हो जाएगा 45। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि जो पहली काउंटिंग में सबसे आगे कैंडिडेट था, अब यहाँ पर वो राष्ट्रपति तो नहीं बना, तो यही होता ट्रांसफर होना वोटों का, ठीक है। वोट तो इसे सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस मिली, फर्स्ट प्रेफरेंस, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस के बाद भी ये व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बना। यहाँ वोटों का ट्रांसफर हुआ और यहाँ पर बी को सर्वाधिक वोट मिल गई तो वो राष्ट्रपति के लिए चयनित हो गया। तो ये होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति गुप्त मतदान के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ वैल्यू होती है वोट्स की, यानी कि जो एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड आपके एमपी, इनकी वोट का कुछ वैल्यू होती है जिससे समान प्रतिनिधित्व हो सके राज्यों का, क्योंकि कुछ राज्य में विधानसभा की सीटें कम हैं। विधानसभा में मान लीजिए कहीं पर 40 सीट है, कहीं पर 400 सीट है, तो प्रतिनिधित्व समान करने के लिए जनसंख्या के आधार पर यहाँ पर जो किया गया है आपका वो वोटों का मूल्य निर्धारित किया गया है। वो क्या है, राज्य की कुल जनसंख्या जो टोटल पॉपुलेशन होगी उसके अपॉन में आप राज्य की विधानसभा में निर्वाचित सदस्य, मान लीजिए किसी के यहाँ निर्वाचित सदस्य जो हैं एमएलए जो हैं वो 200 हैं, ठीक है। और मान लीजिए 1 करोड़ जनसंख्या है, जो भी यहाँ बैठेगी 1 करोड़, ठीक है, 1 करोड़, 1 करोड़ अपॉन ये इंटू 1/1000, इससे जो वैल्यू निकल कर आएगी वही एक उस राज्य के एमएलए की वोट का वैल्यू होगा, ठीक है। जैसे यूपी में सर्वाधिक वोट वैल्यू है, यूपी के जो एक विधायक का वोट वैल्यू है वो आपका 208 है, एक वोट की जो वैल्यू काउंट वो 208 होगी। सबसे कम आपका सिक्किम का है, वो है आपका 7, ठीक है। ये अब बात आती है यहाँ पर किसकी, विधायक के मत के मूल्य की। अब विधायक के मूल्य के बाद में आती सांसद की बात। तो सांसद का जो मत मूल्य होगा उसमें सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य, यानी जितने भी राज्य हैं सब राज्यों के जो विधायक होंगे उनके टोटल मतों का मूल्य अपॉन आपके संसद में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या, यानी कि 543 आपके उससे हो जाएंगे लोकसभा से, बाकी बचे हुए आपके राज्यसभा जो इलेक्टेड होंगे, ठीक है, उससे एक सांसद का मत मूल्य निकल जाएगा। तो अब हम अगर बात करें कि सांसदों का मत मूल्य कितना है एक का, तो वो है आपका 708। विधायकों के मत मूल्य की बात करें, सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश का, कितना 208, और सबसे कम आपका सिक्किम का 7, ठीक है। तो ये वोट वैल्यू आपकी किसकी है, विधायकों की और सांसदों की। अब बात करते हैं हम आगे की तरफ चलें, जो मैं आपको बता चुका हूँ राष्ट्रपति के वोट के लिए क्या कोटा चाहिए। तो कोटा आपका कुल वैध मत अपॉन कुल पद। कुल पद कितने हैं राष्ट्रपति के लिए, यानी कि जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं वो नहीं, जो जिस पद के लिए चुनाव हो रहा तो वो पद तो एक ही है राष्ट्रपति का, तो यहाँ पर हम 1 भी कर सकते हैं। तो यानी कि कुल वैध मत अपॉन 2 + 1, इस तरह से हम वैलिड वोट्स कोटा निकाल सकते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति के पद के लिए वोट का कोटा। अब बात करते हैं हम निर्वाचन से संबंधित अदर फैक्ट्स के बारे में। अदर फैक्ट क्या है, जैसे अगर राष्ट्रपति के चुनाव के संबंधित में कोई विवाद होता है तो उसके लिए हम कहाँ जा सकते हैं, कौन जा सकता है, देखिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं कैंडिडेट वो जा सकते हैं, ठीक है, और जो वोट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो जा सकते हैं। निर्वाचक मंडल अपूर्ण होने पर चुनौती नहीं दी जा सकती। मान लीजिए जैसे किसी राज्य की विधानसभा भंग है, किसी भी स्टेट की जो विधानसभा है भंग है, वहाँ पर चुनाव नहीं हुए या फिर चुनाव होने वाले हैं,
तो इस आधार पर ये नहीं हो सकता कि हम इसे कोर्ट में चुनौती दे दें कि वहाँ पर पहले विधानसभा चुनाव करवाइए, वहाँ पर एमएलए का चुनाव हो, उसके बाद में यहाँ पर राष्ट्रपति का निर्वाचन हो। नहीं, निर्वाचक मंडल बेशक अपूर्ण है लेकिन चुनाव तय समय पर ही होंगे। ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो निर्णय दिया गया वो लास्ट होगा, यानी कि उसका सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो निर्णय दिया गया वो मान्य होगा। यदि उस निर्णय में नियुक्त अवैध पाया गया कोई राष्ट्रपति, ठीक है, तो उसके कार्यकाल के दौरान, यानी कि मान लीजिए उसने 6 महीने तक राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया, तो उसके कार्यकाल के दौरान जितने भी उसके द्वारा कार्य किए गए होंगे या फिर कोई भी निर्णय लिए गए होंगे वो अवैध नहीं होंगे। ठीक है, वो वैध होंगे, वैलिड होंगे। अब बात आती है पुनर्निर्वाचन की, रिइलेक्शन की। तो भारत में कोई भी व्यक्ति अनलिमिटेड टाइम्स क्या बन सकता है, प्रेसिडेंट, लड़ सकता है चुनाव। ठीक है, जैसे यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यहाँ पर 2 बार का ही आपको लिमिटेशंस है। यहाँ पर 2 बार, एक व्यक्ति केवल 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, अब बात आती है आगे राष्ट्रपति के पद की रिक्तता, यानी कि जो प्रेसिडेंट का जो पद है वो किस किस स्थिति में खाली हो सकता है। नंबर 1, या तो उसका 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया हो। सेकंड वन, उसने रेजिग्नेशन दे दिया हो, उस पर महाभियोग की प्रक्रिया लगी हो, उसके द्वारा हटाया गया हो। महाभियोग पढ़ने वाले हम होता क्या है, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया। उसकी मृत्यु हो गई हो, या फिर उसका जो निर्वाचन है, इलेक्शन है, वो अवैध घोषित कर दिया गया हो। तो ये 5 रीजन्स हैं जिनके द्वारा राष्ट्रपति का पद खाली रह सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें क्या हैं? शर्तें ये हैं कि वो किसी भी संसद के सदन का और किसी भी राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी भी राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि वो चुनाव लड़ता है, जीत जाता है, तो उसे रेजिग्नेशन देना होगा पद ग्रहण करने से पहले। ठीक है, ये हो गया आपका नंबर 1। दूसरा, कोई लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद की बात करेंगे, कौन कौन से होते हैं। राष्ट्रपति, इसे राष्ट्रपति भवन मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर संसद द्वारा निर्धारित भत्ते मिलेंगे, उपलब्धियां और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे, और ये भत्ते और उपलब्धियां जो होंगी वो पदावधि के दौरान किसी भी स्थिति में कम नहीं किए जाएंगे। ठीक है, जैसे आज के समय में राष्ट्रपति की जो सैलरी है वो 5 लाख है। ठीक है, अब बात करते हैं, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो वो है आपका जो इसके लिए एलिजिबिलिटी है, राष्ट्रपति बनने के लिए किसी भी व्यक्ति की क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, वो आर्टिकल 58 में है। वो कौन कौन है? वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की उसे आयु पूर्ण कर ली हो, और वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, यानी कि वो 25 साल की, देखिए लोकसभा का सदस्य कौन होगा, 25 साल उसकी उम्र हो। ठीक है, अब संघ व राज्य सरकार में लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, ये आपके 4 प्रोविजंस हैं यहाँ पर। अब आगे अगर हम बात करें तो अब बात आती है आपकी लाभ के पद। कौन कौन से पद लाभ के पद नहीं होंगे? एक राष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति, किसी भी राज्य का राज्यपाल या संघ या राज्य के मंत्री जो मिनिस्टर्स होंगे वो, और आपके किसी भी राज्य का राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति। यदि इन पद पर है तो वो चुनाव लड़ सकता है, यानी ये लाभ के पद नहीं है, इन्हें लाभ का पद नहीं माना गया है। ठीक है, तो ये 4 पद हो गए। अब बात करें आगे की तरफ चलें तो अब बात आती है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया को बोलते हैं महाभियोग, यानी इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट प्रक्रिया जो है वो आर्टिकल 61 के तहत चलाई जाती है राष्ट्रपति पर, और वो किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है, यानी कि जो पार्लियामेंट के 2 सदन हैं आपके, कौन कौन से? एक तो आपका लोकसभा एंड राज्यसभा। इन दोनों सदनों में महाभियोग की प्रक्रिया किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है। ठीक है, अब उस महाभियोग की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए राष्ट्रपति को 14 दिन पहले आपको नोटिस देना होगा, जो भी सदस्य होंगे। और इस महाभियोग की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए जिस सदन में आपकी महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी उस सदन की संख्या का 1/4 सदस्यों की आपकी परमिशन जरूरी है। यानी कि यदि आप माने कि जो 543 सदस्य हैं आपके कहाँ पर, लोकसभा में, तो इनके 1/4 सदस्य जो होंगे इनकी सहमति जरूरी है कि हाँ ये महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाएगी। तो ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, यहाँ पर 1/4 सदस्यों की सहमति जरूरी है। ठीक है, अब 1/4 सदस्यों की सहमति के बाद में 14 दिन पहले राष्ट्रपति को नोटिस दिया जाएगा। उसके बाद जो आपका नोटिस दिया जाएगा तो इसके बाद पहले सदन में आपकी इम्पीचमेंट की प्रक्रिया होगी। यहाँ पर 2/3 सदस्य
उपस्थित एवं मतदान करने वाले नहीं, बल्कि यहाँ पर कुल सदस्य संख्या का 2/3, जो कि आपकी कुल सदस्य संख्या जो होगी, जैसे 543 है, इसका 2/3 लोगों की यहाँ पर सहमति जरूरी है। इस विधेयक को 2/3 बहुमत से पारित होना पड़ेगा जिस सदन में ये प्रक्रिया प्रारंभ होगी। अब ये जिस सदन से प्रक्रिया प्रारंभ हो गई, वहाँ पर अगर 2/3 सदस्यों ने बहुमत दे दिया और ये वहाँ पर पारित हो गई, उसके बाद में क्या होगा, फिर ये मान लीजिए लोकसभा में प्रारंभ हुई, यहाँ पर कुल सदस्य संख्या के 2/3 लोगों ने यहाँ पर बहुमत दे दिया, तो ये प्रक्रिया आगे राज्यसभा में पहुँचेगी। राज्यसभा में पहुँचने से पहले राष्ट्रपति यहाँ पर अपना पक्ष रखेगा। राष्ट्रपति यहाँ खुद भी आ सकता है और अपने किसी प्रतिनिधि को भी भेज सकता है। उसके बाद इन आरोपों की जांच करता है राज्यसभा। फिर उसके बाद यहाँ पर वोट होती है। अगर यहाँ पर कुल सदस्य संख्या का 2/3 से भी यहाँ पर पारित हो गया, तो जिस दिन ये पारित हो जाएगा उसी दिन से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा। ठीक है, ये होती है राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया। समझ में आई होगी। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 61, 14 दिन पहले नोटिस देना अनिवार्य है और 1/4 सदस्य संख्या का हस्ताक्षरित होना जरूरी है सदन की कुल संख्या का। जैसे मैंने आपको बताया था, पहले सदन में 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए ये विधेयक। ठीक है, ये जो आपका वो है प्रावधान, अगले सदन में भेजा जाता है। राष्ट्रपति दूसरे सदन में अपना पक्ष रखता है। ठीक है, मैंने आपको जैसे बताया सब वही बता रहा हूँ मैं। इसके बाद में यदि आरोप सही है और दूसरे सदन ने भी 2/3 बहुमत से वो पारित कर दिया, तब प्रस्ताव पारित होने की तिथि से राष्ट्रपति के पद से उसे हटना पड़ेगा। अब महाभियोग की प्रक्रिया में शामिल कौन कौन होते हैं वो बात हम करने वाले हैं। ठीक है, देखिए महाभियोग की प्रक्रिया में आपने पढ़ा था कि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा प्लस राज्यसभा के मेंबर्स यानी इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं और राज्यों की लेजिस्लेटिव असेंबलीज यानी कि विधायिका की विधानसभाओं के, और प्लस दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स वो भी इलेक्टेड। लेकिन जब यहाँ पर इम्पीचमेंट की प्रक्रिया चलेगी प्रेसिडेंट पर, तो यहाँ पर ये वाले सदस्य यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो आपका एक तो ये खत्म हो गए। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा के यहाँ पर निर्वाचित सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया था चुनाव में। ठीक है, अब महाभियोग की प्रक्रिया में यहाँ पर जो नॉमिनेटेड मेंबर्स थे 12, मैंने आपको राज्यसभा में बताए थे, वो 12 मेंबर्स भी यहाँ पर इस प्रक्रिया में शामिल हो जाएंगे। तो इम्पीचमेंट की प्रक्रिया में लोकसभा राज्यसभा के सारे सदस्य जो होते हैं, चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड हो, सब पार्टिसिपेट करते हैं महाभियोग की प्रक्रिया में। अब मैंने आपको प्रोसीजर बताया था कि पहले हाउस से 2/3 मेंबर्स के द्वारा बहुमत पारित होना चाहिए। इसके बाद में राष्ट्रपति अपना पक्ष रखता है, चाहे वो खुद आए या फिर अपना कोई प्रतिनिधि भेजे। उसके बाद में आपका फिर सेकंड हाउस में जाता है, वहाँ पर इनके आरोपों की जांच होती है। यदि वहाँ पर ये 2/3 बहुमत से पारित हो गया तो राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा। ठीक है, अब ये बात हो गई राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया। देखिए, अब हमने यहाँ पर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया पढ़ी, तो हम अब ये जानते हैं कि जब राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो कौन कौन राष्ट्रपति होता है। देखिए, अगर भारत का प्रेसिडेंट है तो भारत के प्रेसिडेंट की अनुपस्थिति में जो भारत का राष्ट्रपति बनेगा वो होगा वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन एक शर्त है यहाँ पर, जब प्रेसिडेंट की अनुपस्थिति में वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर प्रेसिडेंट बन जाएगा, तो उस दौरान 6 मंथ के अवधि के दौरान यानी 6 माह की अवधि के दौरान राष्ट्रपति के चुनाव कराने आवश्यक होते हैं। और राष्ट्रपति के चुनाव होंगे तो वो बाकी के बचे हुए कार्यकाल के लिए ना होकर पूरे 5 साल के लिए होंगे। ठीक है, अब बात आती है वाइस प्रेसिडेंट। अब वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है मान लीजिए, तो इसके बाद जो होगा वो आपका CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, मान लीजिए ये भी नहीं है। तो इसके बाद में आपका मोस्ट सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये आपका 4th प्रेफरेंस पर होगा। तो ये भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए वरीयता क्रम है। आप इस तरह समझ सकते हैं, यदि राष्ट्रपति नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कार्य करेगा। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी नहीं है तो आपका जो मोस्ट सीनियर जज होगा ना सुप्रीम कोर्ट का, वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा और उसे सारी सुविधाएं वही मिलेंगी जो राष्ट्रपति को मिल रही थी। ठीक है, जो हम बात कर चुके थे कौन कौन सी शर्तें हैं राष्ट्रपति के लिए, हमने आर्टिकल 58 में पढ़ा था ना, वो वाली। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात आती है राष्ट्रपति की पावर्स।
राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी पावर्स हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने 7 पावर्स के बारे में बात किया है। कार्यकारी शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, कूटनीतिक शक्तियाँ और सैन्य शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियाँ। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले कार्यकारी शक्तियों से रिलेटेड बातें। कार्यकारी शक्तियाँ कौन कौन सी होती हैं? जो एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड होती हैं, जैसे राष्ट्रपति विभिन्न पदाधिकारियों को नियुक्ति करता है। किस किस की नियुक्ति करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, राज्यपाल की नियुक्ति करता है, महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, कैग की नियुक्ति करता है और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। और उसके जो साथ में अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी भी, यूपीएससी के अध्यक्ष और आपके उनके अन्य सदस्य, ठीक है, इनकी नियुक्तियाँ करता है। और वित्त आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्तियाँ करता है। तो ये इसकी कौन सी होगी? कार्यकारी शक्तियाँ। इसके अलावा वो एससी, एसटी और ओबीसी और अन्य अदर आयोग का गठन करता है, ठीक है, उनका गठन करता है। ये भी इसकी कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये होगी आपकी कार्यकारी शक्तियाँ। अब आती है विधायी शक्तियाँ, जो कानून बनाने से संबंधित है। कानून बनाने से संबंधित कौन कौन सी हैं? देखिए, संसद की बैठक बुला सकता है, स्थगित कर सकता है संसद की बैठक को, और लोकसभा को विघटित भी कर सकता है। यानी सरकार जब गिरेगी तो उसे विघटन भी बोलते हैं, तो उसका विघटन भी कर सकता है, लेकिन विघटन स्वयं नहीं कर सकता, ये प्रधानमंत्री की सिफारिश पर करेगा। यदि प्रधानमंत्री सिफारिश करता है कि अब सरकार चलाने के लायक नहीं है हम, और आप इसका विघटन कर दीजिए, तो वो यहाँ पर इसे कर सकता है। राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। मैंने आपको बताया था ना, कला, विज्ञान, साहित्य और चौथा है आपका समाज सेवा। ये 4 क्षेत्र हैं जिनसे यहाँ पर ये 12 लोगों की नियुक्ति करता है राज्यसभा में, ठीक है। किसी भी विधेयक पर स्वीकृति दे सकता है, स्वीकृति नहीं भी दे सकता, स्वीकृति सुरक्षित भी रख सकता। अभी हम वीटो पावर्स पढ़ेंगे, वीटो पावर क्या है, ठीक है। तो ये कानून से संबंधित है ना सारी शक्तियाँ। अध्यादेश जारी कर सकता है, पढ़ेंगे अध्यादेश होता क्या है, अभी पढ़ने वाले हैं आगे, ठीक है, डिटेल से पढ़ाऊंगा। कैग, यूपीएससी व वित्त आयोग के अन्य आयोग की रिपोर्ट को संसद के समक्ष रखता है। जितने भी ये आपकी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे राष्ट्रपति को, ये सब संसद के पटल पर रखने का कार्य करेगा राष्ट्रपति, ठीक है। ये विधायी शक्तियाँ हो गई। अगर हम बात करें वित्तीय शक्तियाँ की जो फाइनेंस से संबंधित है, तो वो है आपकी धन विधेयक, राष्ट्रपति की पूर्व, जैसे आपका मनी बिल है। मनी बिल जब लोकसभा में प्रस्तुत होगा ना आपका, वो उससे पहले राष्ट्रपति की मंजूरी से दी जाती है। राष्ट्रपति मंजूरी देता है जब भी वो वहाँ पर कहाँ पर लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अनुदान की मांग उसकी सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती। किसी भी गवर्नमेंट द्वारा जो ग्रांट चाहिए तो वो इसके लिए प्रेसिडेंट की सिफारिश जरूरी है। आकस्मिक निधि से व्यय हेतु भुगतान की व्यवस्था कर सकता है। केंद्र और राज्य के मध्य राजस्व के बंटवारे के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। अब बताइए, भारत में जो वित्त आयोग का गठन किया गया, वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है और उसके अध्यक्ष कौन है? अगर नहीं पता तो आप गूगल सर्च करें, पर कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो आपकी होगी वित्तीय शक्तियाँ, फाइनेंस से रिलेटेड। अब बात आती है न्यायिक शक्तियाँ, जो आपकी जुडिशरी से संबंधित है। यानी जुडिशियल पावर कौन कौन सी होती है? एक तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है कौन? आपका राष्ट्रपति। इसके बाद में वह किसी विषय पर उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है, यानी कि एडवाइस चाहिए। अगर मान लीजिए कोई ऐसा विषय, जटिल विषय आ गया कि राष्ट्रपति को सलाह की आवश्यकता पड़ गई, तो वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। और ये किस आर्टिकल में इसका वर्णन मिलता है? आपका आर्टिकल 143 में, ठीक है। अब बात करते हैं, दोषयुक्त व्यक्ति की सजा को माफ या कम कर सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, कूटनीति शक्तियाँ, डिप्लोमेटिक पावर्स। डिप्लोमेटिक पावर्स में अंतर्राष्ट्रीय संधि होंगी, जितनी भी समझौते होंगे वो राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करता है। राजदूतों व उच्चायुक्तों की नियुक्ति करता है, ठीक है। अब आपको उच्चायुक्त और राजदूत में अंतर बताना है। ठीक है, जितने भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं वहाँ पर जिन राजदूतों की नियुक्ति होगी उन्हें उच्चायुक्त बोलते हैं, और उसके अलावा जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज नहीं है वहाँ पर जिनकी नियुक्ति होगी उन्हें राजदूत बोलते हैं, ठीक है। ये आपका यहाँ पर हो गया, कूटनीतिक पावर्स होगी। अब बात करें आगे तो सैन्य शक्तियाँ यानी मिलिट्री पावर्स कौन कौन सी हैं? तो 3 सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है कौन? हमारा राष्ट्रपति। थल सेना, जल सेना और वायुसेना के प्रमुखों की नियुक्ति करता है कौन? आपका भारत का ही राष्ट्रपति, ठीक है। तो ये आपकी सैन्य शक्तियों से रिलेटेड बातें हो गई। अब बात आती है आपातकालीन यानी इमरजेंसी पावर्स से रिलेटेड। कौन कौन सी इमरजेंसी लगा सकता है राष्ट्रपति? तो आपके पास पता होगा 3 प्रकार की
इमरजेंसी हैं, कौन कौन सी? नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात, प्रेसिडेंट रूल यानी राष्ट्रपति शासन, और वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी। इसे हम स्पेशल, इसकी एक अलग वीडियो होगी, वहाँ पढ़ेंगे डिटेल से, मैं यहाँ नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये आर्टिकल के 352 राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी, 356 राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल आपका 360, ठीक है। ये आपके आर्टिकल्स हो गए। अब अगर हम बात करें आगे राष्ट्रपति की वीटो पावर्स, देखिए संसद में कोई भी विधेयक राज्यसभा और लोकसभा से पारित होता है तो उसके बाद वो कानून कब बनता है? जब उस पर राष्ट्रपति के साइन हो जाते हैं। अब राष्ट्रपति के साइन होने के लिए विधेयक कोई भी राष्ट्रपति के पास पहुंचा तो इसके पास 3 ऑप्शन होते हैं, वो भी आर्टिकल 111 के तहत। कौन कौन से? राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, स्वीकृति उस पर सुरक्षित रख सकता है, यानी कि अपने पास रख लिया उन्होंने, अपनी स्वीकृति जो होगी वो अपने पास रख ली और वापस उसे भेजा नहीं। तीसरा, उस विधेयक को वापस पुनर्विचार के लिए संसद के पास भेज सकता है। 3 पावर्स होती हैं, तीनों का यूज कर सकता है यहाँ पर। लेकिन जो विधेयक पुनर्विचार के लिए भेजा जाएगा वो धन विधेयक नहीं भेजा जा सकता। क्यों? क्योंकि धन विधेयक को जब संसद में, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है तो वो राष्ट्रपति के परमिशन के बाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इसका मतलब पहले तो इन्होंने परमिशन दे दी, फिर उसके बाद में इसे क्यों रोकेंगे? तो इसकी वजह से इस धन विधेयक पर ये पावर्स नहीं है। दूसरा, संविधान संशोधन विधेयक पर ये कोई पावर नहीं है। संविधान संशोधन किया सरकार ने और उस संविधान संशोधन पर वीटो पावर यूज नहीं कर सकता। कौन? आपका राष्ट्रपति। और ये किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो वह है 24वां संविधान संशोधन 1971। इसके द्वारा प्रावधान किया गया कि संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य है। कौन सा? आपका जो वीटो पावर्स है वहाँ पर यूज नहीं कर सकता। संविधान संशोधन अधिनियम यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पर वीटो पावर्स यूज नहीं कर सकता राष्ट्रपति, ठीक है। अब बात करते हैं कौन कौन सी वीटो पावर्स हैं। मैंने आपको बता दिया वीटो पावर कहाँ यूज नहीं कर सकते। अब देखिए राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ कौन कौन सी होती हैं? आत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो। जो ऊपर की दोनों वीटो हैं वो आपको सेम लगेंगी, लेकिन इनमें अंतर क्या है कि इस पर राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख लेता है। जैसे मान लीजिए ये किस केस में होता है कि 2 कंडीशन होती हैं यहाँ पर, या तो आपका विधेयक गैर सरकारी हो। गैर सरकारी का मतलब जो कोई गवर्नमेंट फिलहाल करंट में है उसका मेंबर इस विधेयक को प्रस्तुत ना करे, किसी अपोजिट पार्टी का आपका मेंबर इसे प्रस्तुत करे तो वो गैर सरकारी विधेयक कहलाता है। इसके बाद सरकारी विधेयक भी है तो जब रख सकता है स्वीकृति इस पर सुरक्षित जब मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया, रेजिग्नेशन दे दिया हो, ठीक है, इन 2 स्थितियों पर। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से? 1954 में पेप्सू विनियोग विधेयक पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये आपकी कौन सी आत्यंतिक वीटो को इस्तेमाल किया था। और 1991 में संसद सदस्य वेतन भत्ता एवं पेंशन विधेयक पर डॉक्टर आर वेंकट रमन ने भी अपनी आत्यंतिक वीटो शक्ति का इस्तेमाल किया था, ठीक है। ये हो गया आपका आत्यंतिक वीटो। नेक्स्ट है आपकी निलंबनकारी वीटो। राष्ट्रपति तब प्रयोग करता है जब किसी विधेयक को संसद के लिए पुनर्विचार हेतु वापस भेजना हो, ठीक है। आत्यंतिक वीटो में तो राष्ट्रपति ने अपने पास सुरक्षित रख लिया। निलंबनकारी वीटो में क्या करता है राष्ट्रपति कि जो विधेयक राष्ट्रपति के पास साइन के लिए आया तो राष्ट्रपति को लगा कोई कमी है इसमें, तो उसने संसद के लिए वापस दोबारा भेज दिया और इस पर पुनर्विचार करने की बात कही। यदि संसद उसकी रिकमेंडेशंस को मान ले या ना माने, ठीक है, 2 कंडीशन होती हैं। किसी भी स्थिति में दोबारा ये विधेयक पारित करके साधारण बहुमत से यहाँ भेज दिया गया तो अब राष्ट्रपति यहाँ साइन करने के लिए बाध्य है, ठीक है। ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा प्रावधान किया गया था। देखिए 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य है। लेकिन उसके बाद 44वां संविधान संशोधन 1978 में जो हुआ उसमें एक ये कंडीशन डाल दी गई कि राष्ट्रपति एक बार उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए लोकसभा या राज्यसभा भेज सकता है वापस संसद, ठीक है। लेकिन उसके बाद में जब ये विधेयक पारित होकर आएगा तो इस पर राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य है, ठीक है। ये हो गया आपका इस परमिशन से रिलेटेड बात। अब बात आती है आपकी पॉकेट वीटो। इस मामले में राष्ट्रपति विधेयक पर न तो स्वीकृति देता है और ना ही सहमति देता है, मतलब ना तो इसे एक्सेप्ट करता है ना रिजेक्ट करता है, ठीक है।
और एक अनिश्चित काल के लिए इस विधेयक को लंबित कर देता है, यानी अपने पास रख लेता है। तो ये कौन सा था? एक ऐसा विधेयक था 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाक संशोधन अधिनियम को अपने पास रख लिया, यानी इसे पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया गया। तो ये एकमात्र ऐसा विधेयक है पॉकेट वीटो वाला। तो आपको याद रखना भारतीय डाक संशोधन अधिनियम। ये होगी आपकी वीटो पावर्स। वीटो पावर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, आप सभी सोच रहे होंगे। तो इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि मान लीजिए संसद कोई जल्दबाजी में कोई कानून ना बना दे और कोई गलत कानून ना बना दे, किसी का अहित ना हो, इस वजह से वीटो पावर्स देंगी राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति उन वीटो पावर्स का इस्तेमाल करके उन संविधान का अतिक्रमण होने से रोक सके। ठीक है, ये हो गया आपकी पॉकेट वीटो वगैरह जितनी भी हमने आप पढ़ाई। अब बात आती है राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, यानी ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति है। देखिए, संसद का काम क्या होता है? कानून बनाना। संसद के 3 सत्र होते हैं। 3 कौन कौन से आपके? एक तो बजट सेशन, मॉनसून सेशन और एक आपका होता है विंटर सेशन। 3 सत्र चलते हैं संसद के, और इन तीनों में मैक्सिमम गैप जो हो सकता है वो 6 मंथ का हो सकता है, इससे ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जब कानून बनाने का काम ये 3 सेशन में होता है तो एक ऐसा समय भी हो सकता है, मान लीजिए जब सेशन नहीं चल रहा हो, संसद का कोई भी सत्र नहीं चल रहा हो, तो उस समय किसी कानून की ज़रूरत पड़ गई, तो उस समय कानून राष्ट्रपति बना सकता है। ठीक है, एक अध्यादेश जारी करके वो कानून बना सकता है, और कानून उन्हीं विषयों पर बना सकता है जिन विषयों पर संसद कानून बना सकती है। ठीक है, तो किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 123। अब इसकी प्रकृति कैसी होती है? अल्पकालीन। अल्पकालीन का मतलब देखिए, अगर मान लीजिए राष्ट्रपति ने कोई अध्यादेश जारी किया, अध्यादेश जारी करने के बाद जब संसद का सत्र प्रारंभ होगा, ठीक है, संसद के सत्र प्रारंभ होने पर इसे उस संसद के सत्र में सभा पटल पर रखा जाएगा। पहली बैठक होगी और ये सामने रखा गया, वहाँ पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, ठीक है, या तो रिजेक्ट कर दें। देखिए 3 कंडीशन है, रिजेक्ट कर दिया तो कानून नहीं बनेगा, खत्म हो जाएगा, एक्सेप्ट कर लिया तो कानून बन जाएगा। लेकिन अगर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो जब दूसरी बैठक होगी और दूसरी बैठक में भी ऐसा नहीं हुआ, तो उस दूसरी बैठक से 6 हफ्ते बाद ये कानून अपने आप खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो संसद का सत्र प्रारंभ होगा तो उसकी दूसरी बैठक के 6 हफ्ते बाद तक ये मैक्सिमम आपका ये अध्यादेश जारी रह सकता है। इसके बाद ये अध्यादेश अपना आप समाप्त हो जाएगा। अब आपसे पूछ लें कि कोई अध्यादेश अधिकतम कितने समय तक जारी रह सकता है, तो मान लीजिए एक संसद का कोई सत्र चल रहा था, वो तुरंत खत्म हो गया और उसके बाद 6 महीने तक कोई भी संसद का सत्र नहीं चला, अध्यादेश राष्ट्रपति ने यहाँ जारी कर दिया, तो 6 मंथ की वैलिडिटी तो वो यहाँ पर हो गई और 6 हफ्ते की वैलिडिटी यहाँ पर रोक दे, यानी कि 6 महीने और 6 हफ्ते तक ये आपका मैक्सिमम वैलिड रह सकता है आपका अध्यादेश। इसके बाद में अपने आप खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था कब जारी कर सकते हैं, संसद के सत्र ना चल रहा हो। ठीक है, अवधि 6 महीने, सदन शुरू होने पर 6 हफ्ते, जो मैं आपको बता चुका हूँ सारी बातें यहाँ पर। ठीक है, अब बात आती है राष्ट्रपति के क्षमादान करने की शक्ति। राष्ट्रपति आर्टिकल 72 के तहत क्षमादान कर सकता है। कितने प्रकार का क्षमा है? एक आपका क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम, प्रविलंबन। ठीक है, देखिए ये आपकी 5 प्रकार की जो है क्षमा है। कौन कौन सी? देखिए, सजा की प्रकृति को बदलना, लघुकरण यानी कि कम कर दिया सजा को। इसमें क्या होता है, मान लीजिए फांसी की सजा थी, इसे आपको क्या कर दिया, उम्र कैद कर दी। ठीक, सजा की मात्रा को बदलना आपका परिहार में। विराम, विशेष परिस्थितियों की वजह से सजा को कम करना, जैसे मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट लेडी है, आपका दिव्यांग व्यक्ति है, तो उस स्थिति में क्या करना, इनकी सजा को कम करना है, फिर इसमें बदल देना। प्रविलंबन मतलब किसी दंड को कुछ समय के लिए टालने की प्रक्रिया। ठीक है, इसके बाद में क्षमा का मतलब पूर्णतः माफ करना। परिहार को मतलब मैंने आपको बताया था, इसमें मान लीजिए 5 साल की सजा थी और वो भी कठोर कारावास। राष्ट्रपति यहाँ पर इसकी दंड की प्रकृति में बदलाव किए बिना इसको 3 साल मान लीजिए कठोर कारावास कर देता है, तो यानी कि इसका समय कम कर दिया, बाकी प्रकृति वही रही। ठीक है, सजा की मात्रा बदल दी, प्रकृति नहीं बदली। तो ये आपको हो जाएगा परिहार से रिलेटेड। ये आपकी क्षमादान से रिलेटेड शक्तियाँ थी किसकी, राष्ट्रपति की। आर्टिकल 72 बात करता है इसके बारे में। कौन सा? आर्टिकल 72। अब बात करें नेक्स्ट आपका,
तो राष्ट्रपति से संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं जिन फैक्ट के बारे में हमें जानना जरूरी है। जैसे भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति KR नारायणन। प्रथम जनजातीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो वर्तमान में भारत की प्रेसिडेंट हैं। 2 कार्यकाल तक राष्ट्रपति कौन से थे, आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, केवल एकमात्र है ये, ठीक है। नेक्स्ट है आपके सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बनने वाले नीलम संजीव रेड्डी, और एकमात्र जो निर्विरोध चुने गए, निर्विरोध राष्ट्रपति चुने जाने वाले कौन से थे, आपके नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो आगे बात आती है, ये तो पद पर रहते हुए मृत्यु किन किन राष्ट्रपतियों की हुई, तो वो आपके जाकिर हुसैन एंड फखरुद्दीन अली अहमद, ये 2 राष्ट्रपति ऐसे थे। कुल 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति बने अब तक। प्रथम जो थे वो आपके बीबी गिरी थे, फिर मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे, शायद तीसरे BD जत्ती थे। अब सुप्रीम कोर्ट के एकमात्र न्यायाधीश जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, देखिए 1969 में VV गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। उसके बाद इन्होंने यहाँ से त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र देने के बाद ये राष्ट्रपति को चुनाव लड़ना चाहते थे, तो इन्होंने त्यागपत्र दे दिया, तो उस समय ये पद खाली हो गया राष्ट्रपति का। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट के जो CJI थी वो कौन थे, आपके मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जो आप यहाँ देख पा रहे हैं 1969। तो इन्हें फिर यहाँ पर कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिएगा, मोहम्मद हिदायतुल्लाह को 1969 में। एकमात्र चीफ जस्टिस जिन्होंने चुनाव लड़ा वो है K सुब्बा राव, ये आपको फैक्टर याद रखने हैं। अब आगे बात करें तो चुनाव लड़ने वाले हाई कोर्ट के न्यायाधीश, अभी तक तो हम सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे थे ना, अब बात आती है हाई कोर्ट के कौन कौन से न्यायाधीश थे जिन्होंने राष्ट्रपति को चुनाव लड़ा, HR खन्ना और कृष्णन अय्यर, ठीक है। ये आपके कौन कौन से थे, आपने यहाँ पर पढ़े, ये जितने भी राष्ट्रपति से संबंधित फैक्ट थे। अब मैं आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियो से कि मैं हर क्लास के बाद आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी लगवाऊंगा, क्वेश्चंस भी लगवाऊंगा, ठीक है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन होगा आपका वो होगा राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या क्या आवश्यक नहीं है। इन 4 ऑप्शंस में से क्या जरूरी नहीं है, जो हम पढ़ चुके हैं पीछे, कि एक तो राष्ट्रपति 35 वर्ष का हो, ये भी सही है, पढ़ा लिखा हो, इसके बारे में भी देखते हैं, सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, मैंने बताया ना लोकसभा का मेंबर बनने की योग्यता रखता हो, ये भी होना चाहिए, देश का नागरिक होना चाहिए। तो आपका सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो यानी कि ये जो एलिजिबिलिटी है वो जरूरी नहीं है, तो आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं। देखिए 2 चीज मैं आपको बताना भूल गया, जो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देंगे वो देंगे उपराष्ट्रपति को, और शपथ कौन दिलवाएगा इन्हें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश आपका भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलवाएगा, ओथ दिलवाएगा, ठीक है। तो आपके त्यागपत्र की बात आए तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं उपराष्ट्रपति, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। थर्ड वन, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, मैंने आपको बताया था, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, संसद द्वारा। तो आपने पढ़ा था जो महाभियोग की प्रक्रिया थी वो संसद के दोनों सदनों में चलती है, लोकसभा और राज्यसभा में। तो प्रधानमंत्री भी नहीं हटा सकता और लोकसभा अकेले नहीं हटा सकती और CJI भी नहीं हटा सकता, तो इसका मतलब संसद हटा सकती है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। मैंने आपको बताया ना 61, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पर हम इसे डिस्कस कर चुके हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है जो हम राष्ट्रपति को देंगे, तो वो है आपकी 14 डेज। मैंने आपको बताया था 14 डेज, तो ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य के मुख्यमंत्री का मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि, देखिए किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री है, यदि वो राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो अपने यहाँ पर विधानसभा का सदस्य नहीं है। मैंने आपको बताया था ना कि राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, तो वो विधानसभा का सदस्य नहीं है, इसका मतलब वो विधान परिषद का सदस्य है। किसी भी राज्य की विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। और आपका ये डी ऑप्शन, वे राज्य विधानमंडल में निम्न सदन का सदस्य है, निम्न सदन बोलते हैं ना, सॉरी हाँ आपका सी सही होगा, वह राज्य विधानमंडल जिसमें वो उच्च सदन का सदस्य हो, यानी कि आपको विधान परिषद उच्च सदन बोलते हैं
और विधानसभा निम्न सदन बोलते हैं। जैसे आपका राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं और लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं, इसी तरह से। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम आगे। क्वेश्चन जो आपका है, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया वह था, कौन सा था? डाकघर संशोधन अधिनियम विधेयक, ज्ञानी जैल सिंह, 1986। सरकार किसकी थी? राजीव गांधी। ठीक है, ये हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है लेकिन महाभियोग का अधिकरण का भाग नहीं है? देखिए मैंने आपको बताया था ना कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती हैं राज्यों की विधानसभाएं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन वो महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते। तो इसका मतलब राज्यों की विधानसभाएं, ऑप्शन डी, जो महाभियोग में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो लास्ट क्वेश्चन है आज का, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? मैंने अभी लास्ट में आपको यही पढ़ा था, आर्टिकल 123, इसके द्वारा अध्यादेश जारी कर सकता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये आज की वीडियो थी। इससे अगली वीडियो हमारी प्रधानमंत्री की होगी, फिर उपराष्ट्रपति, फिर उसके बाद में हम महान्यायवादी के बारे में पढ़ेंगे, फिर फिर संसद के बारे में पढ़ेंगे, फिर आपका न्यायपालिका पढ़ेंगे जो कि सुप्रीम कोर्ट होगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो यहाँ तक अगर आपने देखी है तो आपको अच्छी लगी है, और हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आपके कोई डाउट ना बचे। ठीक है, वन डे एग्जाम्स के लिए तो ये बहुत ज़्यादा है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में जो कि होगी भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित। ठीक है, नमस्कार।